नमस्कार है आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हमारी खास पेशकश चुनावी बजट 2019 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बस बजने को है और इस बीच आज मोदी राज का अंतरिम बजट पेश होगा। हर वर्ग बजट का पर टकटकी लगाए बैठा हुआ है। उम्मीदें आसमान छू रही हैं। आज गोयल के गुल्लक से किसे क्या मिलेगा, यही वाकई विभा सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि किससे क्या कुछ मिलने वाला है। दरअसल बड़ा पेचोखम भी है कि अंतरिम बजट भी इसे कहना है और सौगात भी देनी है। तो लगातार विभा और मैं ललित प्रजापति हम लोग आपके साथ रहेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और आज मोदी सरकार आम चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस आखिरी बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं जिनका आपकी जो जेब होगी उस पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है, मध्यम वर्ग का चेहरा भी खिल सकता है। नोटबंदी से जो छोटे व्यापारी परेशान हो गए थे वो फिर से उनकी मुस्कान वापस लौट सकती है। मोदी सरकार का आखिरी बजट, क्या आयकर में मिलेगी छूट? क्या आपकी ईएमआई होगी कम? किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का तोहफा? यूनिवर्सल बेसिक इनकम का होगा ऐलान? मध्यम वर्ग के लिए क्या होगा खास? महिलाओं के लिए बजट में क्या होगा? आपके हर सवाल का जवाब सिर्फ न्यूज़ 18 पर। मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में परंपरा के मुताबिक ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन अरुण जेटली ये संकेत दे चुके हैं कि बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इनकम टैक्स में छूट। बजट में सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स स्लैब को लेकर होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार आयकर सीमा की छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है। फिलहाल 2.5 लाख से 5 लाख वालों को 5% इनकम टैक्स देना होता है। इसके साथ ही आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट लिमिट में 50,000 से 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर होम लोन पर भी टैक्स में राहत मिल सकती है। किसानों के कर्ज माफ। पूरे देश में किसानों की नजर मोदी सरकार के आखिरी बजट पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो बजट में किसानों की कर्ज माफी को लेकर मोदी सरकार बड़ा दांव खेलने जा रही है, जिसका बड़ा असर अगले लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। वहीं खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों को लेकर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम होगी लागू। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम इस बजट में तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। यूबीआई का मतलब है गरीबों को हर महीने तय आमदनी देने वाली योजना। इस स्कीम से हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ की सालाना जरूरत पड़ेगी, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ सकता है। लेकिन चुनाव के लिहाज से ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। हेल्थ केयर पर फोकस। बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। मोदी केयर यानी आयुष्मान भारत योजना के लिए ज्यादा एलोकेशन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। उच्च शिक्षा। साल 2018-19 के बजट में उच्च शिक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। माना जा रहा है कि इस बजट में उच्च शिक्षा के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है। क्या होगा महंगा? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी CEAMA ने केंद्र सरकार से टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। अगर सरकार इन मांगों को मानती है तो इनके दाम बढ़ सकते हैं। सस्ता कर्ज। नोटबंदी से छोटे कारोबारी और व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार
छोटे व्यापारियों के लिए सस्ते कर्ज का ऐलान कर सकती है। घर लेना होगा आसान। अंतरिम बजट में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50% बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग फंड को 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया जा सकता है, जिससे पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज में छूट मिल सकती है। महिलाओं को क्या मिलेगा? अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए अच्छी खबर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार मैटरनिटी लीव के दौरान मिलने वाली सैलरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड में महिलाओं को तरजीह देने का ऐलान हो सकता है। वहीं शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार का अंतिम बजट कई बड़े तोहफे दे सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि अंतरिम बजट होने के कारण एक तरफ सरकार कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं कर सकती, तो दूसरी तरफ जनता को लुभाने की बड़ी चुनौती भी सामने है। अब देखना ये है कि इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने में सरकार कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अरे सर्विस मैटर में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं था ना, वो तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया गया था। जब स्पेसिफिक पर्पस 2 इयर्स का टर्म है तो ट्रांसफर का सवाल कहाँ होता है? ये वो तो किसी 2 साल के लिए उसको एक्सटेंशन दे के उसी पुलिस सर्विस में कंटिन्यू किया। स्पेसिफिक उसको डायरेक्टर के लिए, सीबीआई डायरेक्टर के लिए किया गया, और जो भी कर रहे हैं ये इलीगल कर रहे हैं। इसी के वजह से वो खुद सरकार परेशान है, गलतियों के ऊपर गलतियां कर रही है। नागेश्वर राव को भी इंटीरियम अब सीबीआई डायरेक्टर बिठाए, वो भी इलीगल है, और मीटिंग में भी इसकी बहस नहीं हुई, वो भी इलीगल है कि उनको कंटिन्यू करने का। और इंटीरियम डायरेक्टर को इतना वो प्रोत्साहन दे रहे। तो देखिए, चुनावी वर्ष है और इसीलिए लोगों की उम्मीदें भी सरकार से ज्यादा हैं। हालांकि ये अंतरिम बजट है और इसलिए कहा जा रहा है कि लेखानुदान से ज्यादा इसमें बहुत कुछ होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो सरकार आने वाले वक्त में होगी वो पूर्ण बजट लेकर आएगी। लेकिन अगर हम जेटली के बयान को पिछले वर्ष के अगर याद कर लें, या फिर हालिया वक्त में अगर हम ये नरेंद्र तोमर की बात कर लें, केंद्रीय मंत्री की, तो उन्होंने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का मूल मंत्र है और इसलिए ये बजट में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या ये माना जाए कि इस बार सभी वर्ग को खुश करने की कोशिश इस बजट में होती हुई नजर आएगी? जी, लेकिन एक चीज और कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो चर्चा कर रहे थे, हालांकि वो सीबीआई के मसले पर चर्चा कर रहे थे, मैं दरअसल विपक्ष का आपको बताना चाह रहा हूं कि विपक्ष के तेवर भी उनके लिए भी दरअसल एक मौके के समान है। आज अगर विपक्ष बहुत ज्यादा हंगामा कर ले, आज विपक्ष अपनी मौजूदगी दर्ज कराए, तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी होगी। तो दोनों अपने अपने मौके तलाश रहे हैं सदन में। और आज ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि बजट भाषण चल रहा हो, हंगामा हो जाए, उसके पहले या बाद में होता है। तो ये भी बहुत हद तक संभव है कि आज वो भी नजर आ जाए। और ये कहा भी जा रहा है कि इस बार का बजट अब तक होते रहे, चूंकि ये 15वां अंतरिम बजट है, इससे पहले 14 अंतरिम बजट पेश किए जा चुके हैं। जी, वाकई। और आपने मुझे बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि आपने नरेंद्र तोमर का जिक्र कर दिया। दरअसल नरेंद्र तोमर की बात कर ली जाए, जैसे इशारे वो दे रहे हैं, एक आपने अरुण जेटली का जिक्र कर दिया, वो भी इशारा दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात की, जब सर्वदलीय बैठक के बाद पूछा गया गोयल साहब से, जो आज बजट पेश करने वाले, वो भी अंतरिम वित्त मंत्री हैं, तब उन्होंने ये कहा कि व्हाट इज इंटर्म बजट क्या होता है, बजट इज बजट। तो इसमें इशारा है एक बिल्कुल, यानी कि आप इसको इस रूप में देखिए कि अगर आप ये तमाम उम्मीदों के साथ इसे देख रहे हैं तो वो उम्मीदें भी इसमें पूरी हो सकती हैं, और उन उम्मीदों की कतार जो है वो बड़ी लंबी है। चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, कृषि के क्षेत्र की बात हो, वो तमाम चीजें इस बजट में क्या होती हुई नजर आएंगी। चुनावी बजट इसीलिए 2019 हम इसे कह रहे हैं। वाकई तो उम्मीदें भी आसमान पर हैं, जैसे कि बार बार ये कहा भी जा रहा है। और
जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अमिताभ अग्निहोत्री वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक भरा पूरा पैनल आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल बजट का ऐलान होना और उस बजट के ऐलान के साथ उस ऐलान के पीछे की बातें समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे तजुर्बे का इस्तेमाल किया जाए, और उस तजुर्बे का हम इस्तेमाल करेंगे भी। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ सर, आज सत्ता के लिए तो करने का दिन है ही है, विपक्ष के लिए और भी ज़्यादा करने का दिन है। इसी के साथ चर्चा में आपके पास ट्रांसफर भी कर रहा हूं, पूरा पैनल भी हमारे साथ लगातार बना रहेगा। सर जी ललित, दो तीन चीजें मुझे लगती हैं। अरुण जेटली ने कहा जो वो हम जानते हैं, पीयूष जी ने जो बोला वो भी सुना, लेकिन परंपरा ये रही है कि ये अंतरिम बजट सिर्फ इसलिए होता है ताकि 1 अप्रैल से भारत सरकार के खर्चे रुक ना जाएं। आप कंसोलिडेटेड फंड से भारत के एक पैसा नहीं निकाल सकते अगर संसद की मंजूरी नहीं हो। पिछले बजट की मंजूरी 31 मार्च तक के लिए होती है। इसलिए यह प्रावधान किया गया कि जब देश चुनाव में जाए तो उस अंतरिम काल के लिए, यानी एक संसद का कार्यकाल समाप्त और दूसरी संसद के अस्तित्व में आने तक का जो अंतरिम कार्यकाल है, उसके लिए जरूरी खर्चों की अनुमति संसद से ली जाए। कुल जमा इतना होता है अंतरिम बजट जी, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। यह परंपरा है। लेकिन जैसे इसका मैं एक आइडेंटिकल उदाहरण दूं, जब आचार संहिता लग जाती है, नोटिफिकेशन हो जाता है इलेक्शन का, तो संवैधानिक दृष्टि से तो सरकार सरकार रहती है, लेकिन परंपरा यह है कि सरकार के अधिकारों पर अंकुश लग जाता है और एग्जीक्यूटिव पावर्स एक हद तक इलेक्शन कमीशन के पास ट्रांसफर हो जाती है। यह व्यवस्था इसीलिए की गई। और अगर आप निवर्तमान सरकार, आउटगोइंग गवर्नमेंट पूरे वर्ष भर का योजनाएं संसद में रख दे, तो उन योजनाओं को अमल में आना होगा नई संसद के अस्तित्व के समय। इसलिए माना जाता है कि जब नई सरकार आती है तो वो पूर्ण बजट लाती है। एक चीज तो ये आज के बजट पर मैं चर्चा बढ़ाऊं उससे पहले मैं, चुनाव चूंकि सन्निकट है, मुझे लगता है कि भारत के चुनाव को 3 वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं: किसान, बेरोजगार नौजवान और मध्यम वर्ग, जो दुनिया का सबसे विशाल मध्यम वर्ग है। वो बजट 3 वर्ग आपको कोई उन बीच सत्ता के में अंदर लाते कोई हैं या वनवास देते हैं। मुझे लगता है मोदी सरकार की कोशिश होगी इन 3 वर्गों को अधिकतम लुभाया जाए। सत्ता के 4 साल जो होते हैं वो कॉरपोरेट, उच्च वर्ग, उच्च आर्थिक आय वर्ग, इनके हित चिंतन के लिए हो सकता है, लेकिन चुनावी वर्ष में कोई सरकार ऐसा रिस्क लेती नहीं कि इन पर चिंतन मनन करे, क्योंकि वो जानती है कि ये सारे जोड़ लो तो 1-2 लाख लोग, और इसमें भी 10% वोट देंगे, 90% डालते नहीं वोट। तो गांव, गरीब, बेरोजगार और मध्यम वर्ग, मुझे लगता है, मेरा अपना अनुभव यही कहता है, इस सरकार की कोशिश होगी। और खास तौर पर पिछले 30 वर्षों के इतिहास को अगर हम देखें तो इस बार भारत के पॉलिटिकल एजेंडे में किसान सबसे ऊपर है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावों के बाद तो किसान का विमर्श भारत का केंद्रीय विमर्श बन गया। सब लोग कर्ज माफी की दौड़ में हैं, और जिसको हम लोग लोक लुभावन योजनाएं कहते हैं, उसमें एक राइडर राहुल गांधी ने लगाया। उन्होंने कहा हम सरकार में आएंगे तो एक निश्चित प्रतिमाह आय हर गरीब को देंगे, यूनिवर्सल इनकम सिस्टम। क्योंकि उनको इस बात की आहट थी कि मोदी सरकार इसका अनाउंसमेंट इसमें कर सकती है कि आप सब लोग चिंता मुक्त हो जाओ,
2,000 रुपया 3,000 रुपया महीना जो भी तय हो जाएगा वो सबको मिलेगा जो गरीब है। वो एक ऐसी योजना है जो सीधे सीधे भारत के विशाल वर्ग को टच करती है। मुझे लगता है बजट इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित रहना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा बौद्धिक विमर्श चुनावी काल में कभी नहीं होता बजट में। मैंने इतने वित्त मंत्रियों के बजट देखे, इतनी सरकारों के बजट देखे, लगभग 27-28 साल तो हो ही गए बजट देखते हुए। चुनावी साल में बहुत अर्थशास्त्रीय बजट नहीं होता, वो राजनीतिक बजट होता है, तो अमिताभ टोटल जी, पॉलिटिकल बजट। अमिताभ जी, तो क्या इस बजट से मिशन 2019 की नैया को पार करने का इंतजाम सरकार ने कर लिया है? इसे इस रूप में देख लिया जाए? नहीं, देखिए विभा, इसमें एक बड़ा प्रश्न उठता है। हर सरकार अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से आखिरी बजट ऐसा ही देती है कि नैया पार हो जाए और कुंभ नहा लें। चुनाव का नहा पाएंगे कि नहीं नहा पाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जो कौतुक किया, जो कौशल किया, जो चमत्कार दिखाया, जो सपना दिखाया, जनता ने उसको कैसे रिसीव किया, परसीव किया। वहां से वोट टर्नआउट तय होगा। कई बार बड़ी योजनाएं भी परिणाम नहीं दे पाती क्योंकि जनता उनसे मुतमईन नहीं हो पाती। जनता मानती कि यार ये अमल में आ नहीं पाएगी। यानी बात ऐसी हो जो हजम भी हो। और खास तौर पर 2014 के इलेक्शन के कैंपेन में एक बड़ी घोषणा ऐसी थी जिस घोषणा ने भारत की 70% आबादी को जोड़ दिया एक साथ, 70% आबादी को। उसको लगा कि अब तो जीवन बदल गया, जो कभी नहीं हो पाएगा वो अब हो जाएगा। उसके बाद उसने देखा कि वो परिस्थिति बनी नहीं। तो अब शायद भारत का मतदाता ज्यादा समझदार भी हो गया है। वो योजनाओं को, घोषणाओं को इस तराजू में जरूर तौलेगा कि क्या ये लागू हो पाएंगी। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी समीकरण साधने की एक नई प्रक्रिया शुरू होगी। तो अमिताभ जी, ये सरकार इतनी स्मार्ट है, हम इसे इस रूप में देख लें कि ये सरकार इतनी स्मार्ट है कि रास्ता भी इस बीच निकालने की कोशिश हो रही है ताकि परंपराएं इस ना तरीके टूटें। के रास्ते निकालती रही है इस बिल्कुल। वजह से। एक बात बताएं ना विभा, जी। एक बात आपको बताऊं, हर सरकार स्मार्ट होती है और बजट जो लोग बनाते हैं नौकरशाह, वो हर सरकार के पास उपलब्ध होते हैं। वो कोई ड्राफ्ट कमेटी हर के पास है, उसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना। और लोक लुभावन क्या है ये हम आप जानते हैं, तो सरकार चलाने वाले नहीं जानते क्या? वो भी जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी सरकारें हैं जो अपदस्थ हो जाती हैं। इसलिए ये तर्क मैं कभी नहीं मानता। सरकारें मानती हैं कि हमने सबसे अच्छा किया, लेकिन मालिक तो जनता है, उसको अच्छा लगा तो अच्छा। हलवाई के लिए सारी मिठाई अच्छी, खाने वाला बताता है कि लड्डू ठीक है, बर्फी खराब है। सरकार हलवाई है, जनता ये बताएगी कि लड्डू ठीक बना है कि नहीं और बर्फी ठीक बनी है कि नहीं, वो चुनाव में बताएगी। पांडे साहब, आपके पास भारत का भी लंबा अनुभव है और दुनिया के तमाम बड़े देशों में भी आप रहे हैं। आपने वहां की अर्थव्यवस्था और वहां के अर्थशास्त्र को भी समझा है। आज आप देश के एक बड़े इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं। मुझे बताइए दो चीजें। एक तो चुनाव की संधि बेला में सरकार कितनी दूर तक जा सकती है, एक पूर्व के उदाहरण क्या है, एक विषय। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, किसान, बेरोजगार और मध्यम वर्ग, इनके लिए क्या कुछ चमत्कार हो सकता है जिसको हम लोग गेम चेंजर बोलते हैं? आपको क्या लगता है? अमिताभ जी, जैसा आपने कहा कि ये एक अंतरिम बजट है और हमारे पास एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं पिछले कई बजटों के, जहां पे पहले के वित्त मंत्रियों ने भी अंतरिम बजट को एक फुल बजट के रूप में पेश किया है और उन्होंने कई चीज़ों में परिवर्तन लाया जो अंतरिम बजट में नहीं लाना चाहिए। और जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि 3 वर्ग हैं जिसके लिए सरकार अपने चुनावी वर्ष में काफ़ी ध्यान देगी। एक मध्यम वर्ग, दूसरा किसान वर्ग और तीसरा बेरोजगार वर्ग। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि सरकार आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और फिस्कल पोजीशन पे खड़ी है। जी, अगर आप पिछले 15 वर्षों का लेखा जोखा लेंगे
तो ये पहला अवसर है कि सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट लोवेस्ट लेवल पे है। यूपीए 1 और 2 में ये डेफिसिट का लेवल बहुत हाई था जी। और आज की डेट में फिस्कल डेफिसिट मतलब सरल भाषा में कहें तो तिजोरी भरी है। तिजोरी भरी है। हम सरल भाषा में कहें जो जनता समझे तो तिजोरी भरी है इस वक्त। तो पहला चीज तो ये है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सरकार के पास है वो है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एक मॉडरेट लेवल पे है। तो यहां गवर्नमेंट एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है जहां पे कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा सकता है। जी, इन्फ्लेशन 4% से नीचे है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फुटिंग पे गवर्नमेंट खड़ी है वो है कि जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में काफी ऊपर लेवल पे है। मतलब हम लोग नंबर 1 कंट्री हैं जो 7.5% के रेट से सकल घरेलू उत्पाद में हमारी प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सरकार के अचीवमेंट्स हैं और इन अचीवमेंट्स को अगर हम देखें तो इसके आधार पर सरकार को भी प्रभावी कदम ले सकती है। पांडे जी, एक इसी से जो आपने एक तस्वीर रखी उसी से एक सवाल खड़ा हो गया जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस स्थिति की ऐसे भी समीक्षा की जा सकती है कि अब सरकार से उम्मीदें भी हिमालयी हो गई? क्योंकि जनता कहेगी जब तिजोरी भरी थी, बटुआ भरा था, गुल्लक खचाखच भरी थी, फिर कोताही क्यों? क्योंकि जब आप अर्थव्यवस्था डावाडोल होती है तो सरकार के पास एक एक्सक्यूज रहता है कि देना तो चाहते थे, मन तो बहुत था, लेकिन करें क्या, जेब खाली थी। ठीक है ना? जिससे परिवार को ले ले, पिता के पास पैसा नहीं है तो संतान समझ लेती है कि मजबूरी है, लेकिन पिता की जेब में गड्डी रखी देख ले लड़का तो नहीं मानेगा, फिर तो वो कहेगा मोटरसाइकिल लेके दो। पांडे साहब जी देखिए, सरकार की जेब खचाखच भरी हुई नहीं है, लेकिन अगर आप देखें उठा करके कि सरकार की जेब की हालत बहुत खराब थी यूपीए 1 यूपीए 2 में। जो राजकोषीय घाटा था, मतलब अर्थव्यवस्था बीमार तो नहीं है ना? अभी बीमार नहीं। हाँ, तो बीमार नहीं तो फिर तो ये अच्छी है इसका मतलब। ये इसके स्वास्थ्य वर्धन की तरफ काम हो रहा है। दैट मींस जो 4.5-5% राजकोषीय घाटा था वो अगर 3.3% है तो गवर्नमेंट के पास एक पॉसिबिलिटी है कि उसको 0.2% या 0.3% बढ़ा करके खर्च को बढ़ाया जाए और जनता को जो हम लोग कहते हैं पॉपुलर बजट पेश किया जाए। ये पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट के पास है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैक्स स्लैब की अगर आप बात करेंगे जी, तो टैक्स हाँ, मध्यम वर्ग की उसमें सबसे ज्यादा रुचि रहती है, रुचि रहेगी। टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा स्कोप है। 10% का ब्रैकेट खाली है। टैक्स स्लैब 5%, 20% और 30% पे है और पॉसिबिलिटी है कि सरकार एक 10% का ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करे और जो बेसिक मिनिमम टैक्स का लेवल है, स्लैब है, उसको थोड़ा बढ़ाए। और जो सरकार के सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे मैंने पढ़ा कि शिवसेना भी कह रही है कि 8 लाख रुपए का होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 8 लाख रुपए संभव नहीं है। लेकिन शायद सरकार 5 लाख या 6 लाख पे उसको ले जाके खड़ी कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास ये पॉसिबिलिटी अभी आज की डेट। ठीक है पांडे साहब, ठीक है, पांडे आपके पास आएंगे, लेकिन मुझे इसमें एक चीज और लगती है जी। भारत का, मैं हर चीज को राजनीति की नजर से देखूंगा आज, कम से कम, चूंकि इस बजट को तो राजनीति के चश्मे से ही देखना चाहिए। चुनाव बिल्कुल देहरी पर है। आचार संहिता लागू होने में आप मान के चलिए 50 दिन के आसपास का वक्त है कुल देश में। हम लोग क्या कई बार अर्थशास्त्री और पत्रकार इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बहुत ज्यादा हाइपर नहीं हो जाते? इनकम टैक्स देने वालों की जो संख्या है भारत में, वो भारत के कुल मतदाता के सामने इतनी छोटी है कि उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है और सरकार बनती है उस बड़े समाज से, बड़े लोग से। पांडे साहब एक छोटा सा उत्तर दीजिए, फिर मैं मोहम्मद निजाम साहब के पास जाऊंगा। इनकम टैक्स की जो आपने बात की, टू बी प्रिसाइज, लगभग 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स भारत में देते हैं जी, जो डायरेक्ट टैक्स है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो है वो अच्छा है, इंडिया में अनफेवरेबल है। ये रेशियो भारत में 35-65 है, जबकि दुनिया के सारे अच्छे राष्ट्रों में ये रेशियो जस्ट रिवर्स है, 65-35 है। लेकिन मोदी सरकार में पिछले 4.5 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स नंबर टैक्स पेयर्स की वृद्धि हुई है। बाय द वे, तो एक इंपॉर्टेंट इशू है कि इसको एक सकारात्मक ढंग से देखना चाहिए कि इसके संख्या में वृद्धि हुई है और अमाउंट भी बढ़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 4 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं जी, टैक्स देने वाले नहीं पांडे साहब। तो 4 करोड़ रिटर्न फाइल करने वाले भी हिंदुस्तान के 85 करोड़ मतदाताओं में
बहुत स्मॉल अमाउंट। उतना बड़ा Insignificant, वर्ग नहीं है छोटा जो वर्ग। सरकार को ले आए या सरकार को विदा कर दे। जी, छोटा है? वर्ग है। सब छूट दे दो तो भी और कतई छूट न मिले तो भी। ये सरकार को अपदस्थ और सरकार को सत्ता देने वाला वर्ग नहीं है। अभी 4 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ देते होंगे, बाकी एग्जेम्प्टेड हो जाते होंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोग वो छोटे वाले स्लैब में है। वो छोटे वाले स्लैब में है, इसलिए उससे बहुत फर्क पड़ेगा। वोट पर मुझे नहीं लगता, टीवी पर फर्क पड़ेगा, डिबेट में, अखबार में फर्क पड़ेगा, फिक्की और सीआईआई में चर्चा हो जाएगी। लेकिन ननकू और रज्जाक ने तो आज तक टैक्स जाना ही नहीं। भारत की 80% आबादी का टैक्स से लेने देना नहीं, उसके पास रोटी की समस्या है। वहां कौन जाने ये इनकम टैक्स क्या है और स्लैब क्या है। अरे इनकम हो तो टैक्स सोचे। किसान से आप पूछिए जाकर, भारत की आज भी 63% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनसे पूछिए जाके टैक्स क्या होता है, वो कहते हैं फसल पाला मार गया, सूखा पड़ गया, बच्चे भूखे हैं, आप बता रहे हो कि इनकम टैक्स और उसकी स्लैब। ये भारत का एक सच है जो मैंने देखा। इंडिया में इनकम टैक्स की चर्चा है, भारत में रोटी की चर्चा है। मोहम्मद निजाम साहब, किसानों का मसला बड़ा है और किसान जब संगठित होकर वोट करता है तो जब जब किसान का कोई आंदोलन हुआ है बड़ा, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, तो वहां सत्ता में समीकरण गड़बड़ाए। मध्य प्रदेश में किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार चली गई और किसान मुश्किल में है, किसान परेशान है। ये विमर्श चल रहा है लगातार। एनडीए की सरकार ने भी कहा कि हम 2022 तक किसान की जो आय है उसको दूना कर देंगे। क्या इस बजट में गांव खेत किसान के लिए कुछ ऐसा हो सकता है